हेलो दोस्त, मैं बिटू सर आप सभी को स्टडी एग्जाम सेंटर में स्वागत करता हूं। हम लोग स्टडी एग्जाम सेंटर क्लासेस पे क्लास 10th का फिजिक्स सेक्शन को देख रहे हैं, जिसमें आज का लेक्चर हमारा 6 होगा। और इस लेक्चर नंबर 6 में हम गोलीय दर्पण द्वारा किरण आरेख कैसे किया जाता है, इस बात को हम लोग देखेंगे और समझेंगे। इससे पहले हम 1 से लेकर 5 तक का क्लासेज इसमें अपलोड कर दिया गया है। आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें प्रकाश के परावर्तन, ठीक है, उसके नियम, प्रकार एवं गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाओं के बारे में उल्लेख किया गया है। बहुत ही बेहतर तरीके से बताने का काम किया गया है। और हम आपको बता दें कि ये जो हमारा न्यू बैच स्टार्ट किया गया है 2026-27, जो ऑनलाइन मोड में चल रहा है। और ये हमारा आज का लेक्चर नंबर 6 है। और लेक्चर नंबर 6 में आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर चला रहे हैं प्रकाश का, जिसमें आपको बताया जा रहा है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन के बारे में। यदि हम बात करें कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो ये सारे के सारे परिभाषाएं चाहे नियम कानून हम लेक्चर 1 से 5 तक के वीडियो में कवर कर चुके हैं। आप जाकर उसे एक बार जरूर देख लीजिएगा। और हम लोग यहाँ लेक्चर नंबर 6 को स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी यदि हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। हम ऐसे ही आपको बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट बताने का काम करेंगे। तो चलिए आज हम लोग लेक्चर नंबर 6 में स्टार्ट करते हैं। कौन सी टॉपिक होगी, इस टॉपिक को भी समझ लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों के किरण आरेख को बताते हुए आपको हम अवतल दर्पण व उत्तल दर्पण, हो सके तो मैं प्रतिबिंब बनाना भी आपको सिखाने का काम करूंगा। तो आज का हमारा टॉपिक होगा गोलीय दर्पण द्वारा किरण आरेख किस प्रकार से किया जाता है, इस चीजों को हम लोग देखते हैं। तो ठीक है, हम लोग हेडिंग बनाएंगे और उस बात को देखेंगे। पहला हेडिंग हमारा ही होगा आज के लेक्चर में, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए किरण आरेख। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए किरण आरेख। इस टॉपिक को हम लोग समझते हैं। यदि कोई गोलीय दर्पण है और गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाना होगा, उसको प्रतिबिंब हम किस तरह बनाकर समझ सकते हैं। तो यदि हम बात करेंगे कि किसी वस्तु का गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए जो नियम की बात करेंगे, वास्तविकता है कि 3 नियम होते हैं। कहीं भी यदि बुक में आप देखोगे तो जो नियम की यदि बात करेंगे तो गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए किरण आरेख के बारे में आपको केवल 3 ही नियम बताया जाएगा और लिखा भी होगा। इसके अलावा एक और नियम होगा जो उसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं लिख सकते हैं कि किसी वस्तु का गोलीय दर्पण द्वारा, किसी वस्तु का गोलीय दर्पण द्वारा गोलीय किसी वस्तु का गोलीय दर्पण द्वारा, ठीक है, किसी वस्तु का गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए, प्रतिबिंब बनाने के लिए मुख्यतः मुख्यतः 3 नियम होते हैं। मुख्यतः 3 नियम होते हैं।
अब वो 3 नियम कौन कौन से होते हैं, उस 3 नियम को समझेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट नियम को समझते हैं। और फर्स्ट नियम क्या कह रहा है? फर्स्ट नियम ये कहेगा कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण द्वारा परावर्तन के बाद, ठीक है, दर्पण द्वारा परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये पहला नियम होता है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस होकर गुजरती है। यही हमारा क्या होगा? पहला नियम होगा, ठीक है, अवतल दर्पण में। वहीं यदि हम उत्तल दर्पण में बात करेंगे, उत्तल दर्पण में भी कहेंगे कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। ये पहला नियम होगा उत्तल दर्पण के लिए। तो दोनों को एक ही समाहित रूप में लिख सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण जब कोई प्रकाश किरण जब कोई प्रकाश किरण दर्पण के जब कोई प्रकाश किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, ठीक है, प्रकाश की चलने वाली प्रकाश की किरणें, यहां से गलत हो गया, चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस, ठीक है, मुख्य फोकस। अब ये कौन सा दर्पण में होगा? अवतल दर्पण में, तथा मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है अब ये हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण में। आती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में, ठीक है। किरण आरेख का प्रथम नियम कहलाता है। किरण आरेख का प्रथम नियम कहलाता है। ये बात आप समझ चुके होंगे। अब इसके हम डायग्राम की बात करते हैं। डायग्राम में यदि हम ये कहें नेक्स्ट पॉइंट पे, अच्छा एक बार समझ लेते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के मुख्य फोकस अर्थात अवतल दर्पण तथा मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, किरण का प्रथम नियम कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे यदि हम ये कहें कि हम इसको कैसे कह सकते हैं डिफिनीशन के माध्यम से,
चलिए हम बनाते हैं इसको। ये हमारी मुख्य अक्ष है, ये हमारा अवतल दर्पण है, इसको देख लेते हैं एक बार। अवतल दर्पण, अब इस अवतल दर्पण में यदि हम ये कहें कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली कोई प्रकाश किरणें होंगी, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें होंगी, तो ये हमेशा फोकस से होकर गुजरेंगे। ये हमारी प्रकाश की किरणें हैं जो कहाँ से होकर गुजरेंगे जी, फोकस होकर गुजरेंगे, एफ से। ये दर्पण का ध्रुव पी है और ये दर्पण का उपरितल केंद्र सी है, इसको हम M1 M2 मानते हैं। इसके बाद दूसरी यदि हम दर्पण की बात करें, तो दूसरे दर्पण में ये हमारी मुख्य अक्ष होगी और मुख्य अक्ष के समांतर, अच्छा एक सेकेंड, M1 M2 प्रकाश की किरण है और ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन यदि हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाएं तो ये हमेशा फोकस से जाएगी, इसका सी होगा, पी होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, अवतल का और उत्तल का पहला किरण आरेख हो गया है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगी जी, फोकस से। और उत्तल दर्पण में यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वह फोकस से होते हुए जाती प्रतीत होती है। ये दो किरण है, एक अवतल दर्पण के लिए हो गया और एक ये आपका उत्तल दर्पण के लिए हो गया। ये दोनों आपको किरणों को याद रखना होगा, दोनों आपको बनाने के लिए या प्रतिबिंब बनाने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट आपको होंगे। अगले मैं नियम पे चलता हूँ, सेकेंड नियम पे। और सेकेंड नियम क्या कहता है, सेकेंड नियम ये कहेगा कि यदि जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के बाद पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। या हम ये भी कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की ओर जाती है तो वक्रता केंद्र की ओर से आने वाली प्रकाश की किरणों को क्या करेगा, उसी माध्यम में वापस लौटा, सॉरी उसी मार्ग में वापस लौटा देगा। इसको ही हम लोग क्या कहेंगे, द्वितीय किरण आरेख कहेंगे। इस चीज को लिख लेते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर होकर वक्रता केंद्र से होकर जाती है, वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो
तो दर्पण से तो दर्पण से दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण से परावर्तन के बाद उसी मार्ग में वापस लौट जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है ठीक है, या जाती हुई प्रतीत होती है। जैसे ठीक है, मैं अवतल दर्पण बनाया हूं और अवतल दर्पण में कड़ाई कर देता हूं और यहां से कोई मुख्य अक्ष खींचा रहा हूं। ये दर्पण का हमारा M1 M2 द्वारक है, यहाँ हमारा P है, यहाँ हमारा F है, ये हमारा C है। यदि कोई प्रकाश की किरण C से जाती है, यदि कोई प्रकाश किरण C से जाती है तो परावर्तन के बाद उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। हम एक दूसरा दर्पण लेते हैं जिसका नाम होगा उत्तल दर्पण, और उत्तल दर्पण में भी हम वही काम करेंगे। उत्तल दर्पण में यदि हम बात करें, इसके दबे हुए भाग को कलई कर देते हैं। यहां से एक मुख्य अक्ष खींच रहे हैं, ये दर्पण का हमारा ध्रुव P होगा, ये हमारा F होगा, ये हमारा C होगा। यदि कोई प्रकाश की किरण ऐसे वक्रता केंद्र से होकर जाती है, इससे आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी, ये किरण जा रही है फिर उसी से आती हुई प्रतीत होती है। M1 M2 हमारा दर्पण का द्वार है। तो इस तरह हम किरण आरेखों को आसानी से क्या कर सकते हैं जी, समझ सकते हैं। एक और आपको किरण आरेख करके मैं दिखा दे रहा हूँ, ये दूसरा हुआ। तीसरा और अब यदि हम चले तो तीसरा याद रखे रहना कि जब कोई प्रकाश की किरण उत्तल या अवतल दर्पण के मुख्य फोकस होकर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, और यदि वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है तो यही किरण आरेख तीसरा किरण आरेख कहलाता है, जिसको हम लोग लिख लेते हैं और डायग्राम बना लेते हैं। आप सभी को समझ में आ रहा होगा, तो लिखते हैं जब कोई प्रकाश की किरण जब कोई प्रकाश की किरण जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर मुख्य फोकस से मुख्य फोकस से मुख्य फोकस से होकर गुजरती है या आती हुई प्रतीत होती है तो वह दर्पण के परावर्तन के बाद दर्पण के परावर्तन के बाद मुख्य
अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। किरण आरेख का दूसरा नियम कहलाता है सी। इस तरह हमारा ये दर्पण का द्वारक M1 M2 हो गया और ये मुख्य फोकस होकर आती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरा यदि हम किरण आरेख की बात करते हैं इसके दबे हुए भाग को कलाई करते हैं अब यदि कोई प्रकाश की किरण ये हमारा F हो जाता है, ये हमारा C हो जाता है। अब इसमें हम ये कहें कि यदि कोई फोकस से जाती है ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये हमारी 3 किरण आरेख हो गई जो आपको समझ में आ रही है। तीनों को एक बार एक साथ आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के किरण आरेख की यदि हम बात करेंगे तो अभी बताया हूँ कि गोलीय दर्पण के द्वारा आप कितने प्रकार के प्रतिबिंब बना सकते हैं जी? 3 प्रकार के प्रतिबिंब बना सकते हैं। पहला था आपका कि जब कोई प्रकाश किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष अर्थात अवतल दर्पण में और मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। अवतल दर्पण में ये किरण आरेख का पहला नियम कहलाता है, जिसमें आपको देखिए मुख्य अक्ष से समांतर प्रकाश किरण आ रही है, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस होकर जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है लेकिन ये किरण क्या हो रही है, बिखेर जा रही है और इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे ये फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। सेम वैसे ही दूसरा है कि जब कोई प्रकाश किरण वक्रता के अंदर से होकर जाती है तो परावर्तन के बाद उसी मार्ग में वापस या तो लौट जाती है या लौटती हुई प्रतीत होती है। ये दूसरा नियम हो जाएगा। तीसरा नियम की यदि हम बात करेंगे कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यहाँ भी आप देखते हो कि यदि फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये हमारी 3 किरण आरेख है। एक किरण आरेख और आपको मैं बता दे रहा हूँ जो परावर्तन के नियम से लागू होता है, वो चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो। जैसे सपोज है हम एक दर्पण बनाते हैं और उस दर्पण में यहाँ से हम देखते हैं, ठीक है, यहाँ से यदि हम ये देखें कि इसके उभरे हुए भाग को कलई कर दिया जाए, उभरे हुए भाग को कलई कर दिया जाता है तो दबे हुए भाग से इसका परावर्तन हो जाएगा। इस प्रकार के दर्पण को हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। अब एक काम करते हैं, ये जिस एंगल पे प्रकाश की किरण आती है उसी एंगल पे ये रिफ्लेक्ट भी हो जाती है। उसी एंगल पे क्या होगी जी, रिफ्लेक्ट। जैसे थीटा कोण पे आई है
तो थीटा कोण पे ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसे हम लोग चतुर्थ नियम भी कह सकते हैं। ये बनाने के लिए हो सकता है M1 M2, ये हमारी फोकस F हो जाएगी, ये हमारा C हो जाएगा और ये ध्रुव पे आपतित हो रही है। तो जब कोई प्रकाश थीटा कोण पे आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद थीटा कोण पे ही गुजर जाती है। इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं जी, किरण आरेख का प्रतिबिंब बनाने का नियम। अब हम लोग सीखेंगे इसमें, आपको किरण आरेख समझा दिए पूरे अच्छे तरीके से। अब इन्हीं तीनों चारों किरणों को मिलाकर किन्हीं दो किरणों का उपयोग करके हम प्रतिबिंब बनाना क्या करेंगे, सीखेंगे। और इसमें सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। देखेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। यदि हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना सीखें तो इसमें बहुत सारे टॉपिक होंगे। सबसे पहले अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे तो हम अवतल दर्पण में आपको बताए हैं ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए सतह को पालिश या कलई कर दिया जाए तो दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो जाए, तो इस प्रकार के बने दर्पण को हम अवतल दर्पण कहेंगे। और इस अवतल दर्पण में हम वस्तु को मुख्य अक्ष पे अलग अलग स्थितियों पे रखने का काम करेंगे। अब वो अलग अलग स्थिति क्या हो सकती है हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमारा कंडीशन ये होगा कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, तो पहला तो कंडीशन ये है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, और यदि यह अनंत पर स्थित होगा, यह वस्तु कहाँ स्थित होगा जी, अनंत पे स्थित होगा, तो ये मान कर चलिए आप लोग, ठीक है, इसको आप मान कर चलेंगे कि यदि कोई वस्तु अनंत पर स्थित होगा तो इसका प्रतिबिंब के बारे में यदि बात करेंगे कि प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वो कहाँ पे बनेगी, प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो किस प्रकार का होगा, प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा, उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा, और यह दर्पण से पीछे बनेगा कि सामने बनेगा। इस सवालों का जवाब हम इसी टॉपिक से पता करने वाले हैं। यदि कोई वस्तु अनंत पर स्थित है तो हम अनंत पे वस्तु को मानकर, एक बात और, यदि कोई प्रकाश किरण अनंत से आ रही है तो सारी की सारी प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर आती हुई प्रतीत होती है, चाहे आती हुई है, ये फिक्स होता है। इसको आप याद रखे रहेंगे। यदि कोई प्रकाश किरण अनंत से आ रही है तो अनंत से आने वाली सभी प्रकाश की किरणें क्या होती है जी, समांतर होती है। उसी का यूज करके हम उत्तल दर्पण बनाते हैं, और उत्तल दर्पण बनाने के बाद हम आपको डायग्राम सिखाते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक अवतल दर्पण बनाते हैं जिसके बाहरी भाग को कलई कर देते हैं ताकि दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो। एक हम मुख्य अक्ष लेते हैं और मुख्य अक्ष पे हम इस बात को ध्यान देते हैं कि जो दर्पण का ये ध्रुव है P होगा, उसके बाद ये हमारा F होगा और ये हमारा C होगा। अब एक बात ध्यान दीजिए, यदि कोई प्रकाश किरण अनंत से आ रही है तो आने वाली अनंत की सारी प्रकाश किरणें जैसे अनंत से आ रही होगी तो ये फोकस से होकर पहली किरण तो जाएगी ही जाएगी, और जब फोकस किरण से जाएगी तो परावर्तन के बाद एक कैसे हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। दूसरी यदि किरण की बात करेंगे कि यदि वह वक्रता केंद्र से होकर जा रही है तो दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से ये मुख्य फोकस से हो गई तो परावर्तन हो गई, यदि ये परावर्तन हो रही है तो उसी मार्ग में वापस क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। अब आप देखेंगे यहाँ पे हमारा फोकस F है, यहाँ पे हमारा फोकस F है। अब यहीं पे हमारा कट कर रहा है, जब कट कर रहा है तो यहीं पे क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। और यदि वस्तु की लंबाई को हम लोग AB मानते हैं
तो यहाँ पे हमारा वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा बी डैश ए डैश बनेगा। सारी चीजें आपको फिगर में समझ में आ रहा होगा। इसमें दो किरणों लेकर गए हैं और दोनों के दोनों किरणें कहाँ पे टच कर रही हैं? फोकस के सामने टच कर रही है। जो फोकस के सामने टच कर रही है तो हम यहाँ से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, आपको ये अपने मन से लिख लेना होगा कि अनंत से चलने वाली प्रकाश किरणें, पहली किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। पुनः दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है और दर्पण से परावर्तन के बाद यह क्या हो सकती है जी? उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। इन दोनों किरणों के आगे बढ़ाने को इसके कटान बिंदु को ही वस्तु AB का प्रतिबिंब बी डैश ए डैश बनता है। ये वस्तु AB है, इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? बी डैश ए डैश बनेगा। हम इतनी बातों को क्या कर सकते हैं? जान सकते हैं। अब इसी बात को हम लोग अब बहुत ही शॉर्टकट तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं प्रतिबिंब के लिए। यदि हम प्रतिबिंब के लिए बात करें, प्रतिबिंब के लिए, तो इस प्रतिबिंब के लिए क्या क्या लिख सकते हैं आप लोग? ध्यान सुनिए। फर्स्ट स्थिति इसका ये होगी, कलर चेंज करते हैं। फर्स्ट स्थिति, सबसे पहले स्थिति याद रखे रहेंगे। दूसरा आप यहाँ इसमें आकार याद रखे रहेंगे। तीसरा कंडीशन इसमें आप प्रकृति याद रखे रहेंगे और चौथा स्थिति आप इसको छोड़ देना है। जब लास्ट में हमको ये तो आप बता सकते हैं। यदि हम इसके जैसे स्थिति हो गई, आकार हो गई, प्रतिबिंब हो गई। यदि इसके बारे में बात करेंगे, स्थिति की बात करें कि यदि जब वस्तु अनंत पर होगी तो उसका जो प्रतिबिंब हो, देखिए कहाँ पे बन रहा है? तो फोकस पे बन रहा है। कहाँ बन रहा है? फोकस पे। तो हम ये कह सकते हैं कि स्थिति क्या होगी जी? फोकस पर। कहीं कहीं पे ऐसे क्वेश्चन में F पर भी लिखेगा, इस बात को ध्यान दीजिए। दूसरा यदि बात करेंगे आकार, अब देखिए यदि कोई वस्तु अनंत पर रखी गई है तो उसके अपेक्षा जो वस्तु का आकार होगा, जो वस्तु का आकार होगा बहुत बड़ा होगा। उसके अपेक्षा यदि हम प्रतिबिंब के आकार की बात करेंगे तो प्रतिबिंब का आकार बहुत ही छोटा होगा, बिंदु आकार का हो जाएगा। तो हम इस बात को भी लिख सकते हैं कि जो आकार होगा वो कैसा होगा जी? बिंदु आकार का होगा। कैसा हो जाएगा? बिंदु आकार का हो जाएगा। यदि हम प्रकृति के बारे में बात करेंगे तो दो बातें याद रख लेना। यदि दर्पण के सामने कोई प्रतिबिंब बन रहा है तो वास्तविक बनेगा। ठीक है, तो हम वास्तविक लिख लेते हैं। अब मुख्य अक्ष के यदि ऊपर बने तो सीधा बनेगा और मुख्य अक्ष के नीचे बने उल्टा बनेगा। इस तरह भी याद रख सकते हैं। दूसरा कंडीशन यह है कि यदि कोई वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा है वो हमेशा उल्टा दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा जी? उल्टा दिखाई देगा। और लास्ट में याद रख रहना कि प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी, चाहे प्रतिबिंब दर्पण की ओर बनेगा, दर्पण की ओर बनेगा। ये बात आप याद रखे रहेंगे। तो इस तरह हम लोग पहले किरण आरेख को बहुत ही बेहतर तरीके से समझने का काम किया है कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना में हम देखे हैं कि जब वस्तु अनंत पर स्थित है तब यहाँ पे आपको किरण आरेख दिखा दिया गया है और इस तरह हम आपको लिखवा दिए। अब ऐसे भी यदि आप लिख ले रहे हैं तो समझिए कि आप 2 नंबर का काम कर ले रहे हैं। आगे हम लोग चलते हैं। वस्तु को अब देखिए अनंत पर रखे हैं, अब वस्तु को आगे लेके चलेंगे दर्पण की ओर। जब वस्तु को आगे हम दर्पण की ओर लेकर चलेंगे, ठीक है, तो इस बात को लोग लिख लेते हैं कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, अब ऐसे कंडीशन में
ठीक है। ये मुख्य अक्ष हो गया। अब हम वस्तु को यहाँ पर रख रहे हैं। ठीक, जैसे हम यहाँ वस्तु रखेंगे, अब इसके अक्ष, मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई प्रकाश किरण जाएगी तो परावर्तन के बाद हमेशा फोकस होकर जाएगी। ठीक है, ये हमारे अक्ष में जा रही है और ये कहाँ से आ रही है, फोकस से जा रही है। दूसरी किरण यदि हम इससे दर्शाएं, तो यदि कोई वस्तु वक्रता केंद्र से होकर जा रही है तो परावर्तन के बाद उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। अब आप देखेंगे इस दोनों किरणों का कटान बिंदु यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, अब एक नाम दे देते हैं, इसका नाम हम ए बी रख लेते हैं, इसका नाम क्या होगा, बी डैश ए डैश। ये हमारा पोल हो जाएगा, ये सी सही है, सारा का सारा सही है। अब इसी चीज को हम लोग बोल लेते हैं एक बार कि यदि कोई वस्तु इधर अनंत होगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा गया हो तो बिंदु ए से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है तथा पुनः दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के बाद उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। इन दोनों किरणों के कटान बिंदु को ही वस्तु ए बी का प्रतिबिंब बी डैश ए डैश बोलते हैं। क्या बोलेंगे जी, बी डैश ए डैश बोलते हैं। इस तरह हमारा प्रतिबिंब क्या हो गया, बनना मतलब सीख चुके हैं। अब इसी के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं प्रतिबिंब के लिए। प्रतिबिंब के लिए यदि हम प्रतिबिंब के लिए बात करें तो प्रतिबिंब में आपको कई चीजें याद रखनी होगी। पहला कि इसका स्थिति याद रखी रहिएगा, स्थिति क्या हो सकता है। दूसरा, आप आकार के बारे में पता कीजिएगा कि आकार कैसा बनेगा। तीसरा, यदि हम बात करेंगे प्रकृति के बारे में याद रख रहिएगा कि प्रकृति कैसा होगा। और चौथा, आपको तो याद है, जो भी है उसको आप लोग याद करेंगे। यदि ऐसी कंडीशन रही, अब इसमें हम आपसे पूछे कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच लिखेंगे, फोकस व वक्रता केंद्र के बीच। दूसरा होगा आकार में, तो वस्तु से छोटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी, वस्तु से छोटा। वस्तु से कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। प्रकृति की यदि बात करेंगे तो हम प्रकृति में ये कह सकते हैं दर्पण की ओर बन रहा है तो वास्तविक व उल्टा। और अगले पॉइंट पे हम ये याद रख सकते हैं कि दर्पण प्रतिबिंब प्रतिबिंब दर्पण की ओर बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण की ओर बनेगा। तो ये दूसरा कंडीशन भी आपको क्या हो गया, समझ में। पहले हम वस्तु को अनंत पर रखे थे, अब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखकर किरण रखी है। तीसरा कंडीशन ये होगा कि हम प्रतिबिंब वस्तु को अब कहाँ ले जाकर रखेंगे जी, वक्रता केंद्र पर रखेंगे। और जब वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो उस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ चुका है, आगे चलते हैं। तीसरा हमारा हेडिंग रहेगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र के या वक्रता केंद्र पर स्थित हो। यदि कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होगा तब हम क्या कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं, इस बात को समझते हैं।
देखिए, यदि हम इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे, देखिए आप इसमें यहाँ पे वस्तु से इसको हटाते हैं, एक बार खुद से बनाते हैं। वो तो कलर भी बेकार हो गया। अब यहाँ पे देखिए वस्तु को हम इस जगह पर रख रहे हैं, ये हमारी वस्तु है। यदि वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो वक्रता केंद्र के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें हमेशा फोकस होकर जाएगी, और फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरणें फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, यदि हम बात करें ठीक है, थोड़ा इसको बनाने में ठीक, यदि यहाँ से कोई प्रकाश किरणें जा रही है अब सही हो जाएगा। अब इसमें कुछ चीजें थोड़ा हटा लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे फोकस मानते हैं, ये एफ हो जाएगा। अब सही हो जाएगा। इस तरह हम देख रहे हैं इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है, ये सी हो गया और ये प्रतिबिंब बना है। अब दोनों में यदि हम कंपेयर करें तो ए है बी है, यहाँ पे हो जाएगा ए डैश और ये हो जाएगा बी डैश। ये किरण आरेख कैसे जा रही है, फिर फोकस होकर गुजर जा रही है, फिर ये किरण ऐसे जा रही है और ये समांतर हो जाए। अभी दोनों किरणों के कटान बिंदु को ही हम वस्तु ए बी का प्रतिबिंब बोलते हैं। अब इसी चीज को लिखेंगे फर्स्ट प्रतिबिंब के लिए, प्रतिबिंब के लिए, ठीक है। आगे यदि हम बात करेंगे कि इसके प्रतिबिंब में आप सीधा सीधा देख कर लिख सकते हैं बाबू। पहला आप यदि लिखेंगे इसके बारे में तो स्थिति लिखेंगे। पहला स्थिति में क्या लिखेंगे, वक्रता केंद्र पर ही, वक्रता केंद्र पर ही। यदि हम दूसरे की बात करें आकार में क्या बताएंगे, तो आकार में क्या बता सकते हैं, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। तीसरा यदि हम बात करेंगे प्रकृति में क्या बताएंगे, तो इस प्रकृति में बताएंगे वास्तविक, वास्तविक और वास्तविक है तो उल्टा, क्योंकि मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है। सारी चीजें आपको कई बार बता चुके हैं। चौथे में यदि बोलेंगे कि प्रतिबिंब कैसा किधर बनेगा, तो प्रतिबिंब दर्पण की ओर बनेगा, ठीक है। तो ये चार कंडीशन आपको याद रखनी है कि इसका प्रतिबिंब के लिए स्थिति, आकार, प्रकृति और प्रतिबिंब कैसा होगा। इन सारे सवालों का जवाब आपको हम दे चुके हैं। और
अवतल दर्पण में हम 6 प्रकार के प्रतिबिंबों को पढ़ेंगे, जिसमें हम आपको 3 प्रकार के प्रतिबिंबों को पढ़ा चुके हैं। अब जो 3 प्रकार के प्रतिबिंब बनेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। और आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। यदि आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं, पसंद आ रहा है, ठीक है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हम ऐसे ही आपको कंसेप्चुअल जितने भी हमारे टॉपिक होते हैं उन सारे को डिस्कस करके आपको पढ़ाया जाए। जो भी चीजें आपको पढ़ाया जाएगा सारे के सारे ऑथेंटिक चीज होंगे और डायग्राम के साथ होगा, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। तो और आप देख चुके हैं कि ये जो हमारा आज का लेक्चर था, लेक्चर नंबर 6 था, जो आपको बेहतर तरीके से समझाने का काम किया गया है। एक बार जरूर से इस सेशन को एक बार लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा यदि शेयर करते हैं, ठीक है, तो अच्छा होगा। आज के लिए इतना ही, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।